स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करेंगे खबरों का। मधुबन नगर पंचायत के पाती रोड स्थित गांधी मैदान में सीएम योगी ने शुक्रवार को करीब 130 करोड़ 17 लाख 62,000 रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ से विपक्ष पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, पहले यूपी में जहां दंगा कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, लेकिन अब प्रदेश विकास की नई रफ्तार से और नई पहचान के तौर पर जाने जाना लगा है। सीएम योगी ने मुफ्त राशन, आयुष्मान योजना, किसानों के लिए बीमा, आवास और सड़क जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनी। और इसके अलावा सुनिए मऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। वहीं सीएम योगी ने ताजुपुर में ग्रामीण सैनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, इस शैक्षिक संस्थान और अस्पताल के संस्थापक इसी माटी के सपूत और भारत के वीर सैनिक के रूप में जिन्होंने 35 सालों तक भारतीय सेना में रहकर अपने मूल्य सेवाएं देश को दी है, ऐसे ब्रिगेडियर डॉक्टर पीएन सिंह जी हैं। और आज मुझे मऊ में आने का अवसर मिला है जिस पर महादेव की कृपा है। भारत तब बनेगा जब बिना भेदभाव के जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित करने वाले भारत की उन ताकतों के खिलाफ हर भारतवासी खड़ा हो। जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड है, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने चौथा संकल्प लिया था कि हर भारतवासी अपने सैनिकों का सम्मान करे। याद करिए, हम चैन की नींद तब सोते हैं जब -डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा सैनिक जागता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलसती हुई गर्मी में राजस्थान के रेगिस्तान में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए हमारा सैनिक दिन रात देश की पहरेदारी करता है, दुश्मन से देश को बचाता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का कर्मी दिन रात गश्त लगाता है और गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से हमारी सुरक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं और ये विकास का आधार बनता है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले से ही हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और कई सिफारिशें लागू की जा रही चुकी थी, और तब भी ऐसी बड़ी चूक आखिरकार कैसे हो गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पूर्व इसरो चेयरमैन की अगुवाई वाली कमेटी ने अपने रिपोर्ट और इसके अलावा जवाब कोर्ट पे दाखिल कर दिया है। और उसके बाद जस्टिस नरसिम्हा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से किसकी निगरानी में ये फेल्यूर आखिरकार हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हाई पावर्ड कमेटी बनने के बाद भी पेपर लीक जैसी घटना सामने आई है, तो इसका मतलब या तो मूल सिफारिशों में कोई कमी थी या फिर उन्हें ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन ने कोर्ट को बताया है कि कमेटी ने लॉन्ग टर्म के लिए 35 और शॉर्ट टर्म के लिए 60 सिफारिशें की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे अधिकतर सुझावों को लागू भी कर दिया गया है। एग्जामिनेशन अभी यूजी का हुआ है जिसमें पेपर लीक हुआ एंड उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गया।
इस पे हमने एक बहुत ही थारो इंक्वायरी मांगी थी और ये भी मांगा था कि जो अगला एग्जाम हो इसमें ये रिपीट ना हो, उसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ऑलरेडी कमेटी की रिपोर्ट है, तो उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, इस बारे में हमारी मांग थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन सुनी एंड दे हैव इशूड नोटिस, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस एंड उनने ये भी डायरेक्शन दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दैट दे शुड फाइल एन एफिडेविट। एक एफिडेविट में वो बताएं कि किस तरह वो कमेटी के रिपोर्ट का कंप्लायंस हुआ है और अगर कंप्लायंस और ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द कमेटी, जो इसरो के चेयरपर्सन जो इस 7 मेंबर कमेटी के हेड है, उनको भी डायरेक्शन गया है कि वो भी एक्सप्लेन करें कि किस तरह ये कंप्लायंस हुआ है रिपोर्ट का। कि पूरा देश कह रहा है लीक हुआ, लेकिन एनटीए कह रही कोई लीक नहीं हुआ। अजीब बात है भाई, ऐसा सुनने में आया है। वो कह रहे हैं जी कि कोई लीक नहीं हुआ है, तो क्या हुआ फिर? री एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं? अब ओएसएम का प्रयोग 2014 में एक बार हुआ, अव्यावहारिक पाया गया। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उसको भी प्रयोग किया, अव्यावहारिक किया गया। अब जब 2 बार फेल हो चुका है तो पूरे देश के सीबीएसई के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं? अब इसमें जो स्कैन कॉपी आ रही है पढ़ने लायक नहीं है। एक बालक ने, वेदांत ने, अपने फिजिक्स के पेपर के मामले में हैंडराइटिंग अलग अलग थी, तो उसके बड़े भाई ने ट्वीट कर दिया। उसके पीछे पूरी भाजपा पड़ गई, पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भेजो इसको। तो ये क्या है? क्यों छात्रों के साथ आप ये अन्याय कर रहे हैं? दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में स्थित टोडरमल पार्क में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आमतौर पर जहां लोग सिर्फ टहलने या फिर आराम करने आते हैं, वहीं आज माहौल थोड़ा खास और अलग था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां अचानक पहुंचे और ऑटो चालकों के बीच बैठकर उनसे संवाद साधा। जहां पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों और इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों के साथ मुलाकात कर उनकी तकलीफों पर चर्चा की। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मंडी हाउस के पास स्थित टोडरमल पार्क में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों के साथ मुलाकात की। ये तस्वीरें सामने आई है, जहां दरअसल ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में जारी तनाव में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऑटो ड्राइवरों पर भी इसका खासा असर देखने को मिला, क्योंकि तेल की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन उसके हिसाब से किराया भी नहीं बढ़ा है। ज्यादा किराया मांगने पर यात्रियों से बहस तक हो जाती है और इस परेशानी के बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के एक पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को खारिज कर दिया है। ये मामला 2 पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर साल 2019 में सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था। ये शिकायत शहर के विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई थी और जिसके बाद मामला अदालत में चला और इस मामले में 5 दिसंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की कारावास और इसके अलावा 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी और इस फैसले को और इस बचाव के पक्ष में चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और जिसके बाद ये बड़ी राहत मिली है। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि भारत सरकार ने 2680 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची बांग्लादेश को भेज दी है। इनकी नागरिकता का सत्यापन होते ही उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। कई मामलों में पिछले 5 साल से लंबित बताए जा रहे हैं और भारत ने बांग्लादेश से जल्द जवाब देने की उम्मीद जताई है। वह अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ
सामने आए नस्ली भेदभाव के मामलों पर भी भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। रणदीप जायसवाल ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का नस्लवाद पूरी तरह अस्वीकार है और ऐसे मामलों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। पहले कुछ दिन पहले बात आई थी तेल में भी जो हम लोग दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसके तहत उनको ऊर्जा मुहैया कराया जा रहा है। और फर्टिलाइज़र के लिए भी, चूँकि हमारे दोनों देशों के में घनिष्ठ रिश्ते हैं, हम और इन रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम उनको फर्टिलाइज़र की जो आपूर्ति करनी है वो हम करेंगे। संजीव, आपका सवाल विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री को लेके है। देखिए, इन सभी मामलों में विदेश मंत्री का मामला हो, बाहर के विदेश मंत्री का मामला हो या कोई और इस प्रकार का मंच हो जो हम यहाँ आयोजित करेंगे, इसके बारे में सही समय पर, उपयुक्त समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीतापुर पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। जी हां, मोहाली सीतापुर हाईवे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर जनपदीय अवैध शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही है भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब को दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरोह को जकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम मुनेश और मुन्नू हैं। ये थाना कानपुर कला सोनीपत के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 745 बोतल, कुछ 750 ml की हैं, कुछ जो है 350 ml की हैं और विभिन्न रिप्यूटेड कंपनियों की हैं, ये बरामद की गई है। और इनकी कब्जे से मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये हरियाणा में सोनीपत के पास किसी ढाबे से ये माल उठाते थे और गाड़ी सहित वहाँ पे एक व्यक्ति आके देता था और व्हाट्सएप कॉल के जरिए इनसे संपर्क में रहता था। ये बिहार पहुँच के पार्टी से बात करके वही व्यक्ति लोकेशन भी देता था और ये माल पहुँचा के लौटाते थे। इनको प्रति खेप का 15,000 रुपये मिलता था। और इसमें और भी जांच में आया है कि फास्टैग से इनका जो है टोल पे पैसा कटता था, जो कि किसी खाते में जाता था। इस सभी चीज़ों को विवेचना में लिया जाएगा और भी इसमें कुछ अभियुक्त प्रकाश में आएंगे, उनको भी गिरफ्तार करके शीघ्र इसकी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर पुलिस ने जाजमऊ क्षेत्र में धमकी, रंगदारी और फायरिंग मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के नामी आरोपी मेराजुल हसन को गिरफ्तार किया है। जाजमऊ पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे लखनऊ के नाका क्षेत्र से पकड़ा। आरोपी पिछले करीब 3 साल से पुलिस से बच रहा था। एडीसीपी शिवा सिंह के मुताबिक मेराजुल हसन पर साल 2023 में जाजमऊ आगजनी मामले में गवाही देने और साथ ही कोर्ट पहुंचे विष्णु सैनी को धमकाकर रंगदारी मांगने का आरोप है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बलवा और रंगदारी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। और पूर्वी सर्विलांस टीम के द्वारा थाना जाजमऊ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 240/2023 में अभी एक वांछित अभियुक्त है मेराजुल हसन। उसको कल हमने चारबाग लखनऊ से अरेस्ट किया है। मेराजुल हसन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और इसके मुकदमे के संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि जो वादी थे इस मुकदमे के विष्णु सैनी, उनके द्वारा मेराजुल हसन और 9 और अभियुक्तों पर जान से मारने की धमकी, रंगदारी मांगना और मार पिटाई करने के आरोप लगाए गए थे। इसके संबंध में थाना जाजमऊ पर एक मुकदमा पंजीकृत था और यह अभियुक्त मेराजुल हसन तभी से वांछित था और इसको कल थाना जाजमऊ की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। जालौन जिले में भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई घरों और इसके अलावा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हादसों के बाद से संबंधित क्षेत्रों में शोक और दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक उरई कोतवाली क्षेत्र के
मोहल्ला उमरार खेरा निवासी 60 वर्षीय सुखदेवी पत्नी बाबूलाल जहां तेज आंधी और तूफान की चपेट में आ गई और अचानक आए तेज तूफान के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जिस प्रकार से परिवार में कोहराम मच गया है।